Hello everyone. In this video, we are going to discuss about centrosome and centriole. Centrosome, this is the cell organelle which is present near the nucleus. This is your cell, this is nucleus, and nearby this nucleus a spherical organelle is present. This is your centrosome. Clear? सो सेंट्रोसोम एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक स्फेरिकल ऑर्गेनल है जो आपके न्यूक्लियस के पास में प्रेजेंट होता है. क्लियर? सेंट्रोसोम का अगर हम स्ट्रक्चर देखें या हम इसका कॉम्पोजिशन देखें, सो दिस सेंट्रोसोम इज मेड अप ऑफ 2 सेंट्रियोल. हियर इन दिस डायग्राम यू कैन सी देयर आर 2 सेंट्रियोल, राइट? सो इन वन सेंट्रोसोम, अगर हम एक सेंट्रोसोम का स्ट्रक्चर देखें, सो दिस इज composed of 2 centriole. These 2 centrioles are surrounded by a amorphous substance or the matrix, right? This amorphous substance or matrix is known as PCM. Why PCM? Because P stands for the pericentriolar. पेरीसेंट्रियोलर मतलब सेंट्रियोल के चारों तरफ जो मैट्रिक्स प्रेजेंट है दैट इज नोन एज पेरीसेंट्रियोलर मैट्रिक्स. सो एक सेंट्रोसोम के अंदर आपके पास 2 सेंट्रियोल है और एमॉर्फस सब्सटेंस है. क्लियर? एमॉर्फस सब्सटेंस एंड दी सेंट्रियोल. अब ये जो 2 सेंट्रियोल हैं इनका एक स्पेशल अलाइनमेंट होता है, राइट? कैसा है ये अलाइनमेंट? दीज सेंट्रियोल आर लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट? Suppose this is one centriole and this is your second centriole. ठीक है, तो 90 डिग्री के एंगल पर, राइट एंगल के ऊपर ये सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2 सेंट्रियोल हैं जो कि परपेंडिकुलरली अरेंज्ड हैं. 2 ही चीज़ें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एक तो एक सेंट्रोसोम के अंदर 2 सेंट्रियोल होते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, these centriole are present perpendicular or on the right angle with each other. क्लियर? राइट एंगल पे अरेंज होते हैं और इससे आपको ये जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है कार्ट व्हील के जैसा स्ट्रक्चर आपको विजिबल होता है. सीलिया और फ्लैजिला इससे पहले मैं आपको बढ़ा चुकी हूँ गाइस. वो लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक दे दूंगी. पहले आप वो लेक्चर देख लीजिएगा, फिर आप ये सेंट्रोसोम पढ़िएगा. ठीक है, सो दोनों ही काफ़ी हद तक एक दूसरे से लिंक्ड है. तो 2 सेंट्रियोल हो गए और एक पीसीएम है. अगर इन सेंट्रियोल को अगर हम देखें तो इसके अंदर एक तो आपका होता है मदर सेंट्रियोल. ठीक है, दिस इज योर मदर सेंट्रियोल एंड वन इज योर डॉटर सेंट्रियोल. क्यों हमने इसका ऐसा नॉमेनक्लेचर किया है, आगे हम इसका जब साइकिल पढ़ेंगे उसमें हम देखने वाले हैं. ठीक है, तो 2 सेंट्रियोल है, इसके पास एक डिस्टल अपेंडेजेस होंगे, प्रॉक्सिमल अपेंडेजेस होते हैं. क्लियर? और ये जो सेंट्रियोल होते हैं, दीज सेंट्रियोल्स आर लिंक्ड विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ सम लिंकर्स. क्लियर? इनकी हेल्प से ये दोनों सेंट्रियोल्स भी एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं. अगर हम इन सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, एक सेंट्रियोल, क्योंकि सेंट्रोसोम है उसमें आपके पास 2 सेंट्रियोल हैं, तो अगर आपको एक सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर देखना है कि एक सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर क्या है, उसका कॉम्पोजिशन क्या है, तो उसमें भी जैसे कि मैंने आपको सीलिया और फ्लैजिला पढ़ाया था. सीलिया और फ्लैजिला कैसा था? ठीक है, सेंटर के अंदर जो पार्ट होता है सीलिया और फ्लैजिला, उसको आप क्या कहते हो? एक्सोनीम. एंड दिस एक्सोनीम इज मेड अप ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल. मोस्ट इंपॉर्टेंट एक साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर होती है, दिस इज कॉल्ड एज माइक्रोट्यूब्यूल. ठीक है, उन माइक्रोट्यूब्यूल्स का उसका एक्सोनीम बना हुआ होता है. और माइक्रोट्यूब्यूल किसका बना हुआ होता है? माइक्रोट्यूब्यूल एक ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है. सेम यहाँ पर भी सेंट्रियोल में भी माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलती हैं. ठीक है, इनका जो अरेंजमेंट होता है, सीलिया और फ्लैजिला में हमने पढ़ा था माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट कैसा होता है? 9+2. ठीक है, 9+2 की फॉर्म में ये माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज होते हैं. बट अगर हम सेंट्रियोल में देखें तो ये अरेंजमेंट 9+2 ना होकर 9+0 होता है, जैसा कि सीलिया और फ्लैजिला के बेसल ग्रेन्यूल में था. सेम वैसे ही यहाँ पर भी इनका अरेंजमेंट 9+0 होता है. 9 मीन्स 9 क्या है यहाँ पे? पेरिफेरल, राइट? सपोज दिस इज योर सेंट्रियोल, तो इसकी पेरिफ्री पर यहाँ पर आपको एक माइक्रोट्यूब्यूल, ये सेकेंड, थर्ड, इस तरह से आपके पास 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे. क्लियर? 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स तो हैं, बट सेंटर में आपके पास कोई भी सिंगलेट प्रेजेंट नहीं है. जैसे कि सीलिया और फ्लैजिला में था, क्या था? आपके पास वहाँ पे सेंटर में 2 सिंगलेट्स प्रेजेंट थे. ठीक है, ये एक सेंट्रल शीट थी
और यहाँ पर एक माइक्रोट्यूब्यूल का सिंगलेट और ये सेकेंड सिंगलेट, बट यहाँ पर जीरो है, सेंटर के अंदर आपके पास कोई सिंगलेट प्रेजेंट नहीं है, तो इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं 9+0 अरेंजमेंट। क्लियर? 9+0 अरेंजमेंट। सीलिया और फ्लैजुला में मिलता है 9+2, बट सेंट्रियोल में हमें 9+0 अरेंजमेंट मिलता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप इन्हें काउंट करो तो पेरिफेरल पर आपको 9 ट्रिपलेट्स मिलते हैं। ठीक है, सीलिया और फ्लैजुला में हमने क्या देखा था, वहाँ पर आपको डबलेट्स मिल रहे थे, राइट? ऐसे ये डबलेट्स थे, दो आपकी सबयूनिट्स थी, वन इज ए एंड द सेकेंड वन इज द बी सबयूनिट, तो वहाँ पर आपके पास 9 डबलेट्स है। मैं यहाँ पर भी आपको कंपैरिजन करके बता रही हूँ ताकि आप सीलिया और फ्लैजुला भी एक बार आप देख लो, तो दोनों में आपको डिफरेंस पता चल जाए कहाँ कहाँ क्या क्या डिफरेंस आता है। तो वहाँ पर आपके पास डबलेट्स थे, यहाँ आपके पास ट्रिपलेट्स प्रेजेंट है, यहाँ पर आपके पास 3 सबयूनिट्स प्रेजेंट है, राइट? ए, बी एंड सी, तो 3 सबयूनिट्स हैं, इसलिए हमने इसको क्या कहा, ट्रिपलेट कहा। ठीक है, अब इन ट्रिपलेट्स के अंदर अगर हम प्रोटोफ्लामेंस देखें तो ए ट्यूब्यूल के अंदर जो प्रोटोफ्लामेंस है उनका नंबर तो वही 13 है, जैसे कि आपके सीलिया और फ्लैजुला में भी था, बट जो बी सब यूनिट है, इन बी सब यूनिट प्लस सी सब यूनिट, इन दोनों के ही अंदर नंबर कितना होता है, यहाँ पर 10 प्रोटोफ्लामेंस ही आपको मिलते हैं। ठीक है, दोनों की ए सब यूनिट के अंदर तो आपको 13 प्रोटोफ्लामेंट मिलेंगे, बट जो बी एंड सी सब यूनिट है वहाँ पर आपको 10 प्रोटोफ्लामेंट्स मिलते हैं, वो इनकम्प्लीट होती है, ओवरलैप किया हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, अब सेंट्रल पोर्शन के अंदर सेंट्रल सिंगलेट तो है नहीं, तो यहाँ पर सेंट्रल सिंगलेट की जगह यहाँ पर आपके क्या प्रेजेंट है, हब प्रेजेंट है। ठीक है, एक प्रोटीनिशियस हब प्रेजेंट है जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल हब। क्लियर? नाउ दिस सेंट्रल हब also connected with these peripheral triplets via radial spokes। ठीक है, जैसे कि हमने सीलिया और फ्लैजुला में पढ़ा था, वहाँ पर भी हर एक पेरिफेरल डबलेट इज कनेक्टेड विद द सेंट्रल सिंगलेट विद द हेल्प ऑफ द रेडियल स्पोक्स, जो उसका ए सब यूनिट से निकल रहे थे, सेम यहाँ पर भी ए सब यूनिट से रेडियल स्पोक्स निकलते हैं जो आपके सेंट्रल हब को कनेक्ट करने का काम करते हैं। Now these peripheral triplet also linked with each other with the help of A and C subunit। So यहाँ पर जो लिंकर प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं AC लिंकर। ठीक है, या आप इसे AC लिंकर कह दीजिए या आप इसे CA लिंकर कह दीजिए, बोथ आर दी सेम थिंग। ठीक है, CA लिंकर बोलिए या AC लिंकर, दोनों ही इनको कनेक्ट करने का काम करें तो AC कहो या CA कहो, बोथ आर द सेम थिंग। So these CA linkers are present in between the A subunit and in the C subunit। क्लियर? सो ये वाले पेरिफेरल ट्रिपलेट्स भी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, वहाँ पर भी पेरिफेरल डबलेट एक दूसरे से कनेक्टेड थे, याद हो तो आपको, विद द हेल्प ऑफ द नेक्सिन प्रोटीन। वहाँ पर क्या था, नेक्सिन था जो उन्हें कनेक्ट करने का काम कर रहा था। यहाँ पर इस लिंकर को हम बोलते हैं CA लिंकर या फिर AC लिंकर। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम साइकिल। ठीक है, इसे सेंट्रियोल साइकिल कहो या सेंट्रोसोम साइकिल कहो, बोथ आर द सेम थिंग। जब भी सेल डिवाइड करती है, एक सेल डिवीजन के अंदर डिफरेंट फेजेस होती है। ठीक है, तो इस सेल डिवीजन को अगर हम डिवाइड करें कुछ फेजेस के अंदर, तो एक तो आपका होता है गैप फेज फर्स्ट, दिस इज द G1 फेज, सिंथेटिक फेज या S फेज, देन द सेकेंड गैप फेज, दिस इज द G2 एंड द M फेज। ठीक है, तो ये एक सेल डिवीजन के डिफरेंट स्टेजेस हैं। तो वैसे ही जब भी सेल कोई डिवाइड करती है तो उस सेल डिवीजन के साथ साथ आपके क्रोमोसोम का तो रेप्लिकेशन हो रहा है। आपने पढ़ा है कि एस फेज में क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, डुप्लीकेशन होता है क्रोमोसोम का, जेनेटिक मटेरियल आपका डुप्लीकेट होता है। वैसे ही सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन होता है। जब भी सेल डिवाइड करती है तो उसके साथ साथ आपका सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन होता है। अलग अलग स्टेजेस में हम पढ़ेंगे सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन किस तरह से होता है। तो इसके लिए जो आपके G1 और S फेज है, या हम बात कर सकते हैं कि माइटोसिस की एग्जिट स्टेज या जब सेल G1 स्टेज में एंटर हो रही होती है, उस टाइम पे ये जो सेंट्रियोल्स हैं, इन सेंट्रियोल का डिसएंगेजमेंट और उसका डुप्लीकेशन होता है। ठीक है, S फेज में जाके उसका डुप्लीकेशन होता है। और जब G2 फेज आती है, जब सेल G2 स्टेज में एंटर होती है, तो यहाँ पर आते आते आपका सेंट्रियोल कंप्लीटली मैच्योर स्टेज में आ जाता है। तो नॉर्मली हम इसको बोल सकते हैं दिस इज द सेंट्रोसोम मैचुरेशन फेज।
एस फेज में सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन हुआ, G1 फेज या माइटोटिक एग्जिट स्टेज के अंदर उसका डिसएंगेजमेंट होता है, अभी हम पढ़ेंगे, और G2 फेज के अंदर सेंट्रोसोम का मैचुरेशन हो रहा है। तो अब जैसे ही G2 स्टेज से सेल एंटर करती है माइटोसिस के अंदर, तो जो अर्ली माइटोसिस है, इस अर्ली माइटोसिस स्टेज के अंदर आपके जो सेंट्रियोल्स बने हैं उनमें सेपरेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। वो माइग्रेट करके ऑपोजिट साइड में जाके अलाइन हो जाते हैं, सेंट्रोसोम एक दूसरे से सेपरेट होते हैं और ऑपोजिट पोल्स की तरफ जाकर अलाइनमेंट उनका हो जाता है। तो जब सेल लेट स्टेज में एंटर होती है, लेट माइटोसिस स्टेज में एंटर होती है, या हम कह सकते हैं जब वो G1 स्टेज में एंटर होती है, तो उस टाइम में उन सेंट्रियोल का वापस डिसएंगेजमेंट स्टार्ट होता है। व्हाट इज क्रोमोसोम और सेंट्रियोल डिसएंगेजमेंट? दिस इज नथिंग, दिस इज द फिजिकल सेपरेशन। जो ये जो दो सेंट्रियोल थे परपेंडिकुलरली, जो एक दूसरे के पास बिल्कुल क्लोज एसोसिएशन में प्रेजेंट थे, लिंक्ड थे, अब उनका धीरे धीरे एक दूसरे के साथ फिजिकल सेपरेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। सेपरेशन हो रहा है, ऐसा नहीं कि कंप्लीटली लिंकर बीच में अभी भी उनके प्रेजेंट है, तो एक दूसरे से ये फिजिकली सेपरेट हो जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रियोल डिसएंगेजमेंट। क्लियर? एंगेज नहीं है अब दोनों एक दूसरे के साथ, दोनों का जो बीच का एसोसिएशन है वो लूजन हो गया है, ठीक है। तो वो कब होता है? वो लेट माइटोटिक फेज में जाके सेंट्रियोल का डिसएंगेजमेंट हो जाता है, फिजिकल सेपरेशन हो जाता है, ठीक है। मदर और डॉटर सेंट्रियोल, मैंने आपको बताया था एक सेंट्रोसोम में एक मदर सेंट्रियोल होता है और एक आपका डॉटर सेंट्रियोल होता है, तो इन दोनों के बीच में डिसएंगेजमेंट स्टार्ट हो जाता है, फिजिकल सेपरेशन स्टार्ट हो जाता है। इसको हम एक पिक्चर की हेल्प से समझेंगे। दिस इज योर मदर सेंट्रियोल, दिस इज योर डॉटर सेंट्रियोल। वन थिंग आई वुड लाइक टू क्लियर दैट एनसीईआरटी के अंदर आपका ये सेंट्रियोल साइकिल नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट हायर क्लासेस में आपके ये सेंट्रोसोम साइकिल भी आता है और आपको पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप माइटोसिस पढ़ेंगे या आपने पढ़ लिया होगा तो वहाँ पर भी सेंट्रोसोम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो वो किस तरह से वर्क करता है, तो इसीलिए आपको सेंट्रोसोम साइकिल के बारे में भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। क्लियर? सो दिस इज योर सेंट्रोसोम, ठीक है। सेंट्रोसोम मैं कह रही हूँ मतलब वहाँ पर आपके पास दो सेंट्रियोल है, और ये जो आपको येलो येलो स्लाइड दिखाई दे रहा है, दिस इज द एमॉर्फस सब्सटेंस और द पेरीसेंट्रियोलर मैट्रिक्स। दिस इज योर मदर सेंट्रियोल, दिस इज योर डॉटर सेंट्रियोल। सो जैसे ही सेल माइटोटिक एग्जिट करती है, G1 स्टेज में एंटर होती है, तो वहाँ पर डिसएंगेजमेंट ऑफ सेंट्रियोल बिगिंस। ये दो सेंट्रियोल आपको दिख रहे हैं, इन दोनों के बीच का एसोसिएशन लूज होना स्टार्ट हो जाता है, और एस फेज में जब एंटर होती है G1 से, जैसे ही इसका एग्जिट होता है या स्लाइट बड अपीयर होना स्टार्ट हो जाती है आपका G1 में भी, तो वहाँ पर क्या होता है, ये एक स्मॉल बर्ड आपको दिखाई दे रही है, ये स्मॉल बर्ड इस मदर सेंट्रियोल से और इस डॉटर सेंट्रियोल से बनना स्टार्ट हो जाती है। क्लियर? तो अब यहाँ पर ये तो मदर सेंट्रियोल है ही आपका, लेकिन जो अब यहाँ पर डॉटर सेंट्रियोल था वो भी अब एक मदर सेंट्रियोल की तरह काम करता है और एक डॉटर सेंट्रियोल को जनरेट करने में हेल्प करता है। क्लियर? तो यहाँ पर आपको एक स्मॉल बर्ड दिखाई देती है, अब इस यहाँ से इसका सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन स्टार्ट होता है। G2 फेज तक आते आते इसका कंप्लीट सेंट्रियोल का इलोंगेशन हो चुका होता है। जब भी मैंने आपको बताया था कि दिस इज द सेंट्रोसोम मैचुरेशन फेज, ठीक है। तो यहाँ पर आते आते इन डॉटर सेंट्रियोल्स का भी इलोंगेशन कंप्लीट हो जाता है और एक मैच्योर सेंट्रोसोम का फॉर्मेशन यहाँ हो जाता है। अब नेक्स्ट फेज हमारी थी माइटोसिस फेज। माइटोसिस को हम स्पिंडल असेंबली फेज भी कहते हैं। वाई स्पिंडल असेंबली फेज? क्योंकि इसमें आपने देखा होगा कि जब सेंट्रियोल्स बन रहे हैं, यहाँ पर आपका पूरा दो सेंट्रियोम का फॉर्मेशन हो गया, सेंट्रोसोम बन गए। अब क्या होगा, ये सेंट्रोसोम अपने ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये दोनों सेंट्रोसोम क्या हो गए, अपने अपने ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट हो गए। अब क्योंकि ये जो सेंट्रोसोम है, इस सेंट्रोसोम को हम बोलते हैं एमटीओसी। अभी हम इसके फंक्शंस देखेंगे तो उसमें आपको क्लियर होगा व्हाट इज एमटीओसी। दिस इज द माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। तो ये सेंट्रोसोम ही हैं जो इन माइक्रोट्यूब्यूल्स का डेवलपमेंट कर रहे हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स को ओरिजिनेट कर रहे हैं, उनकी असेंबली कर रहे हैं, उनकी असेंबली में हेल्प कर रहे हैं, और इन माइक्रोट्यूब्यूल से ही आगे जाके आपके स्पिंडल फाइबर्स का डेवलपमेंट होता है। और स्पिंडल फाइबर्स का काम क्या होता है, माइटोसिस में हमने पढ़ा है स्पिंडल फाइबर्स क्या करते हैं, इन क्रोमोसोम्स के साथ जाके अटैच हो जाते हैं। क्लियर? ये आपके सेंटर में अभी आपको दिखा है, जैसे मेटाफेज में क्या होता है, एक मेटाफेजिक प्लेट बनती है, सेंटर में आपके क्रोमोसोम्स उस प्लेट पे अलाइन हो जाते हैं, स्पिंडल फाइबर्स उससे ज्वाइन करते हैं, और एनाफेज स्टेज के अंदर क्या होगा, इन स्पिंडल फाइबर्स की डिसअसेंबली होना स्टार्ट होगी। माइक्रोट्यूब्यूल्स में जब डिसअसेंबली होती है तो स्पिंडल फाइबर शॉर्टन होते हैं और इन क्रोमोसोम्स को अपने अपने पोल की तरफ पुल कर लिया जाता है। तो उससे क्या होता है,
एनाफेज होता है और उसके बाद टीलोफेज में आपके दो डिफरेंट सेल का फॉर्मेशन हो जाता है और उनके पास अपने अपने क्रोमोसोम्स पहुंच जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है किसका, आपका सेंट्रोसोम। वाई? बिकॉज दिस इज अ एंटीओसी रीजन। यही एक वो रीजन है जहां से आपके फर्दर स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। क्लियर? तो माइटोसिस फेज में आते आते क्या होगा, ये जो सेंट्रोसोम बने थे ये दोनों ऑपोजिट पोल की तरफ जाना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम इनके फंक्शंस देख लेते हैं जो कि अभी मैं आपको बता चुकी हूँ। सेंट्रोसोम का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, दिस इज अ माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। ठीक है, MTOC हम इसे शॉर्ट में बोलते हैं। दिस इज माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। दिस सेंट्रोसोम इज प्रेजेंट ओनली इन द एनिमल सेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये केवल और केवल एनिमल सेल में मिलता है, प्लांट सेल में आपके सेंट्रोसोम नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो वहां पर जो एस्ट्रल रेज हैं वो डिफरेंटली फॉर्म होती हैं। राइट, तो जो एनिमल सेल है उसी में आपके सेंट्रोसोम्स मिलेंगे। यहीं से आपके माइक्रोट्यूब्यूल का ओरिजिन होता है। ठीक है, न्यू माइक्रोट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन और असेंबली इसी सेंटर से होती है। दैट्स व्हाई दिस इज अ प्राइमरी माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर which helps in the formation of the spindle fiber during the cell division। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि इस माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर से ही आपके स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि वहीं पे वो माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाता है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है, जो आगे जाके आपको सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। क्लियर? अगर ये सेंट्रोसोम, सपोज आप अज्यूम करो कि इन सेंट्रोसोम का प्रॉपर सेपरेशन नहीं हुआ या फिर इनसे आगे जाके जो स्पिंडल फाइबर्स बनने थे उनका प्रॉपरली फॉर्मेशन नहीं हुआ, देन व्हाट विल हैपन? क्या प्रॉब्लम हो सकती है? क्योंकि इनका बेसिकली काम क्या है, इन क्रोमोसोम्स को, ये जो डुप्लीकेट हो गए हैं क्रोमोसोम, इनको अपनी अपनी सेल के अंदर पहुंचाना। ठीक है, यही इनका काम होता है। ठीक है, काम होता है। तो उस टाइम पे क्या होगा कि इन सेल्स के अंदर ये जो क्रोमोसोम का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये जो स्पिंडल फाइबर इन क्रोमोसोम मूवमेंट में हेल्प करते हैं। हाफ क्रोमोसोम दोनों के अंदर चले जाते हैं। क्लियर? मैं यहाँ हाफ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक सेंट्रोसोम है, वहां से ये क्रोमोसोम इस साइड मूव करेंगे और उसका जो हाफ पार्ट होगा वो दूसरी सेल की तरफ मूव करेगा। माइटोसिस या मियोसिस की बात मैं भी नहीं कर रही, सिंपल आप टर्म में समझिए कि सेंट्रोसोम का काम क्या होता है, उन क्रोमोसोम को अपनी तरफ पुल करना। ठीक है, और फिर फर्दर सेल डिवीजन कंप्लीट होता है तो अपनी अपनी सेल के अंदर प्रॉपर जितना भी क्रोमोसोम नंबर होता है वो प्रॉपर मेंटेन किया जाता है। सपोज अगर ये स्पिंडल फाइबर प्रॉपरली ना बने या कहीं स्पिंडल फाइबर छोटे या बड़े हो जाए तो क्या होगा, एक सेल के अंदर तो सारे क्रोमोसोम्स चले जाएंगे और पता चला दूसरी सेल के पास क्रोमोसोम ही नहीं गए, तो एक सेल के पास तो बिल्कुल क्रोमोसोम नहीं है और दूसरी सेल के पास क्रोमोसोम का नंबर डबल हो गया। तो ऐसी कंडीशंस में आपका क्या, एन्यूप्लॉइडी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम वहां पर पहुंच जाते हैं जिससे म्यूटेशंस हो जाती हैं। ठीक है, कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सेंट्रोसोम का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है ताकि प्रॉपरली क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन हो। क्रोमोसोम सेग्रीगेशन में हेल्प करने का काम इन सेंट्रोसोम्स का होता है। क्लियर? तो क्रोमोसोम का प्रॉपर सेग्रीगेशन तभी होगा जब सेंट्रोसोम प्रॉपरली अलाइंड हो, उनसे माइक्रोट्यूब्यूल का फॉर्मेशन एक नॉर्मल हो, ताकि स्पिंडल फाइबर प्रॉपर उनका अलाइनमेंट, उनका अटैचमेंट उन क्रोमोसोम से हो पाए और फर्दर फिर उनका नॉर्मल सेग्रीगेशन हो। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है जो कि हम सीलिया और फ्लैजिला में पढ़ चुके हैं। ठीक है, सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया एंड फ्लैजिला में इनका फंक्शन क्या होता है, बेसल बॉडी का फॉर्मेशन करना, और बेसल बॉडी से ही आपके सीलिया बनते हैं, फ्लैजिला बनते हैं। तो बेसल बॉडी को बनाने में भी हेल्प यही सेंट्रियोल करते हैं। आपको याद होगा कि उस बेसल बॉडी में भी हमने ट्रिपलेट्स पढ़े थे, पेरिफेरल ट्रिपलेट्स। सेम सेंट्रियोल में ही भी कैसे होते हैं, ट्रिपलेट्स होते हैं। तो सेंट्रियोल का इंपॉर्टेंट काम क्या है, जो सीलिया और फ्लैजिला है उनकी बेसल बॉडी का फॉर्मेशन करना ताकि सीलिया और फ्लैजिला का फॉर्मेशन हो पाए। थैंक यू सो मच गाइस।